अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं मौजूद हूं इकबाल टाउन के इलाका उस घर के बाहर जहां पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। दो डाकू मोटरसाइकिल पर आए और असलहा के ज़ोर पर जो है वो खातून से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन, दीगर जो है वो चीज़ें छीन कर ले गए। अगर बात की जाए इस घर की तो आजकल जिस तरह से लाहौर की सड़कों पर डाकू जो है वो दनदनाते फिरते हैं असला के ज़ोर पर, डॉल्फिन और पुलिस जो है वो उनको चेक नहीं करती, जिसकी वजह से डाकू जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो लोगों को करोड़ों रुपए मालियत से जो है वो महरूम करके चले जाते हैं। असला की बात करें तो जिस तरह से लोग सड़कों के ऊपर जो है वो डाकू असला लेकर घूमते फिरते हैं, जो है वो डॉल्फिन को और पुलिस को चाहिए कि इनको जो है वो गिरफ्तार करें। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शरीफ शहरियों के लिए नाकाबंदी की जाती है, उनके कागजात चेक किए जाते हैं मोटरसाइकिलों के, लेकिन जो लोग असलहा लेकर घूमते फिरते हैं सड़कों पर उनको जो है वो चेक नहीं किया जाता, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाता है। तभी तो जाकर वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो वारदात करते हैं। जिस तरह से आजकल से एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी बैंक से अपनी रकम लेकर जब निकलता है तो बैंक की रकम जो हासिल करने के बाद जब वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की जानिब जा रहा होता है तो घर के दरवाजे के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद डकैती की वारदातें इसी तरह से हुई हैं कि शहरी पैसे लेकर बैंक से निकलता है और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है, घर के दरवाजे के बाहर जो है वो डाकू डकैती की वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं। डाकुओं ने एक बड़ा अजीबो गरीब तरीका ढूंढा हुआ है। अब ये लाहौर की सड़कों के ऊपर वारदात नहीं करते, सिर्फ ये लोगों का ताकुब करते हैं। ताकुब करने के बाद ये लोग जब घर के बाहर आके दरवाज़ा खोला जाता है तो फौरी तौर पर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी जो है वो मदर के साथ पहले बाज़ार में कोई शॉपिंग कर रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने बैंक से पैसे निकलवाए तो शायद चोरों और डाकुओं की नज़र इन पर पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता इनकी गाड़ी का जो है वो ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब शुरू करने के साथ साथ ये वो दरवाज़ा है, जिस तरह से ये दरवाज़ा मैं दिखा सकता हूँ कि बच्चों ने जब ये दरवाज़ा खोला इस तरह से तो घर के अंदर जाने के लिए, दाखिल होने के लिए ये दरवाज़ा खोला तो फौरी तौर पर जो है वो दो डाकू यहाँ पर मुसल्ला गन पॉइंट पर जो है वो बच्चों को जो है वो यरगमाल बनाकर खातून से जो है वो नकद रकम, दीगर माल मसरूका जो है वो छीन लिया। मेरे साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनकी मदर और इनके जो दूसरी फैमिली है उनसे भी बात करेंगे। मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सारा वाकया किस तरह से पेश आया। मैं फिर उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई थी और मेरे साथ यहाँ पर वो खातून भी मौजूद हैं जो कि जिनके साथ डकैती की वारदात हुई थी। खातून की बात एक मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर मैं अकेली होती तो मैंने दोनों डाकुओं को पकड़ लेना था, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर ये बहादुरी नहीं, ये जो है वो बेवकूफ़ी होती है कि डाकू जब वारदात करता है तो उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि डाकू तो घर से वारदात करने के लिए निकलता है, मरने के लिए निकलता है और वो जाने से पहले समझता है कि मैं अगर किसी को भी कत्ल करके चला जाऊं तो मैंने यहाँ से जाना ज़रूर है। अगर इनके साथ बच्चे ना होते तो मैडम का कहना था कि मैंने डाकू पकड़ लेने थे, लेकिन औलाद चूँकि सबसे प्यारी चीज़ होती है, उनकी एक खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची भी इनके साथ थी, जिसकी वजह से जो है वो इनको अपना सारा सामान देना पड़ा, क्योंकि डाकू ने जो है वो बच्ची के सर पर गन रख दी थी और कहा था कि मोहतरमा जल्दी से जो कुछ है दे दो वरना मैं बच्ची को गोली मार दूंगा। ताहाल यहाँ पर मेरे साथ वो खातून मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कोहिनूर न्यूज़ को टाइम दिया। मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप घर से निकले और कहाँ कहाँ गए और डाकू किस तरह से आपके पीछे लगे और क्या क्या आपसे छीन कर ले गए। जी, मैं अपनी छोटी बेटी को स्कूल से लेने गई पहले, तो बड़ी बेटी मेरे साथ थी, तो हम एक जगह से मैंने पेमेंट लेनी थी वेस्टर्न यूनियन से, तो मैं वहाँ रुकी हूँ, मुझे मिली नहीं पेमेंट। मैं फिर मून मार्केट गई हूँ, मून मार्केट में दो जगह पे मैं वेस्टर्न यूनियन गई हूँ। उसके बाद एक मोबाइल मैंने अपना ठीक करवाना था, मोबाइल शॉप पे गई हूँ, वापस मैं सीधा फिर मोबाइल शॉप से घर आई हूँ। जैसे मैंने गाड़ी अपने गैरेज में पार्क की है तो दो अदर जो आदमी थे, एक थोड़ी उम्र का था, एक यंग था, वो आना बड़ी उम्र का जो वो अंदर आ गया। और आपको जब जहाँ से आप निकले हैं बैंक से या वेस्टर्न यूनियन से, आपको कोई शक व शुबात पैदा हुए थे जैसे मेरी गाड़ी का कोई ताकुब कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है? नहीं, उस वक्त तो कोई ऐसा जहन में मेरे नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। आगे भी मैं जाती रही हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कभी। लेकिन जब मैं घर में एंटर हुई हूँ और मैं पार्क कर रही थी तो पीछे से दो आदमी गुजरे हैं। उस टाइम मैंने देखा है कि बड़ी तेज़ी से हमारी गली में से दो आदमी गुजरे हैं। फिर जैसे मैंने गाड़ी अंदर की है तो वही आदमी जो आगे गए थे वो पीछे मुड़े हैं और उन्होंने, एक आदमी उतरा है और उसने गन अपनी लोड की है और जैसे मैंने देखा गन लोड की है तो मैंने अपने गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और लॉक लगा लिया है, क्योंकि बेटियाँ मेरी निकल के गाड़ी वो गेट खोला था, वो अंदर थी, तो
वो गुस्सा होने लग गया मुझ पे। नाजरीन, खातून ने जब गाड़ी की ब्रेक लगाई, जैसे ही गाड़ी रुकी तो मोहतरमा को पता चल गया कि ये दोनों डाकू हैं, क्योंकि उनके हाथ में पिस्टल थे। मोहतरमा ने जो है वो बड़ी जहानत का काम करते हुए जो है वो फौरी तौर पर गाड़ी को पहले लॉक किया, फिर उसके बाद जो है वो उसका विंडो ऊपर कर दिया ताकि ये मेरे से खींचातानी ना कर सकें। उन्होंने काफ़ी जो है वो इनका विंडो और दरवाज़ा खटखटाया ताकि हमें पैसे दे दे। जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला या विंडो नीचे नहीं की तो फिर इनकी जो बेटी है कमसिन, उसके ऊपर बंदूक रखी। क्या ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर गुस्सा होने लगे, गालियां देने लग गया और शीशे पे मुक्के मारने लग गया। गालियाँ ऐसे देने लग गया जैसे हमें उधार दिए हुए थे लेने आए। जी ऐसे ही है। तो फिर वो मेरी मैंने जब थोड़ा सा जारिया घबरा गई तो उसने मेरी बेटी के ऊपर गन पॉइंट रखी है और फिर उसने मुझे कहा कि ये मेरी बेटी को हरासा किया है ख़ास तौर पे, और उसने बोला कि अपनी माँ से को शीशा खोले, अपनी माँ से को दरवाज़ा खोले और बाहर आए, अपनी माँ से को। तो ये बहुत आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे कि अगर दरवाज़ा ना खोला तो बच्ची को कत्ल कर देंगे। जी जी, मेरे जहन में नहीं था कि वो मेरा पर्स लेने आए हैं, मैंने समझा गाड़ी स्नैच करने आए हैं। तो मैंने फिर शीशा नीचे किया और मैंने कहा मेरी बेटी को कुछ मत कहना। तो मैंने गाड़ी की चाबी उसको दिया तो उसने आगे से मुझे कहा ये नहीं चाहिए, मुझे पर्स दो। फिर मैंने उसको अपना वॉलेट पूरा पर्स जो था वो मैंने दे दिया। जाती मर्तबा आपने कहा कि मेरा आईडी कार्ड तो जालमो दे जो, फिर क्या कहते? हाँ जी, ये भी एक अजीब सही था वाकया, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड में एक्सपायर हुआ था और मैंने बनाने के लिए दिया हुआ था, उसके अंदर उसकी रसीद भी थी। तो मैंने फिर जब जैसे वो मुड़ा है ना आदमी, तो मैंने कहा अंकल मेरा आईडी कार्ड तो दे जाए। तो फिर उसने बोला मिल जाएगा तेनू आईडी कार्ड। इस तरह दोनों डाकुओं ने जब डकैती की वारदात की तो मैडम ने कहा कि मेरा आईडी कार्ड तो दे दो, तो जाती बार कहता कि आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। मेरे साथ वो बच्ची भी यहाँ पर छोटी मौजूद है। बेटा, बड़ा डर लगता है आपको डाकुओं से ना? आपके सर पे गन रख दी और आपने चीखना चलाना शुरू कर दिया, आपने रोना शुरू कर दिया। आपकी मामा ने जब देखा कि ये रोने लग गई है तो फिर मामा ने जो है वो उसको पैसे भी दे दिए। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये ऐसा कुछ हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे ना तो ना पहले दो बंदे पहले वो पीछे आए तो मुझे लगा कि शायद सामने वाले घर में कोई आया है। तो ना फिर उसके बाद मैं आके दरवाज़ा खोला है, क्योंकि मेरे दिमाग में से कुछ भी नहीं था कि अंदर एकदम डाकू घुस जाएंगे। तो जब वो आए हैं तो वो आगे गए मामा के पीछे से निकल के, ठीक है। तो जब वो नीचे निकल के गए तो मामा ने गाड़ी अंदर की है। गाड़ी अंदर करने के बाद हम अंदर का दरवाज़ा खोल रहे थे, तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो मैं जैसे अंदर का दरवाज़ा खोलने लगे हैं ना, वो बंदा फ़ौरन से आया अंदर आके ना, उसने ना गाड़ी पे ज़ोर ज़ोर से मुक्के और गोली मारना शुरू कर दी कि खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। तो ना पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई मजाक कर रहा है ऐसे कोई, लेकिन उसके बाद जब उससे ज़ोर ज़ोर से करना शुरू कर दिया और जब हमें टारगेट किया तो फिर मुझे समझ आया कि कोई मजाक नहीं है, ये असली में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ना मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर जब हमारे दरवाज़ा नहीं ना खोला तो उन्होंने ना मैंने अपनी मेरी छोटी बहन मेरे पीछे छुपी हुई थी, तो उन्होंने ना ऐसे मेरे सर पे से गोली रख दी। कहते कि मैं मार दूंगा इन्हें। मैंने अंकल को बोला अंकल प्लीज़ हमें मत मारना। तो कहते हैं कि पहले अपनी माँ को बोलो बाहर आएगा, जब अगर वो बाहर नहीं आई तुम्हें हम लोग मार देंगे। तो उन्होंने ऐसे कहा और हम लोग मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब उस टाइम पे मुझे ना मेरी बॉडी का टेम्परेचर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 0 है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मामा को बुला रही थी, तो मामा ने फिर उनको बैग दिया और फिर मामा बाहर आई। तो फिर मामा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई थी कुछ 15 मिनट बाद। तो फिर 15 मिनट बाद हम लोग ऊपर गए और ऊपर जाकर उनको CCTV कैमरे की फुटेज थी। अभी वो नाजरीन, 15 मिनट के बाद ये कमसिन बच्ची बता रही है कि पुलिस आई है, लेकिन पुलिस अफसरान बड़े बड़े दावे करते हैं कि 3 मिनट के अंदर जो जी पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, 15 की कॉल जो की जाती है, उसके बाद 3 मिनट के बाद पीरू आ जाती है, डॉल्फिन आ जाती है, मुतलका थाना की पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, दीगर जो है वो एजेंसीज आ जाती हैं। लेकिन ये कमसन बच्ची बता रही है, मैंने क्या बताना कि 15 मिनट के बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि जो डकैती की वारदात करने के लिए डाकू आया होता है, जब वो डकैती की वारदात करके जाने लगता है तो उसके ठीक 15 मिनट के बाद अगर उन डाकुओं को कॉल करके पूछा जाए कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, तो तकरीबन 15 मिनट में वो 25 किलोमीटर सफ़र जो है वो तय कर गए होते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जो है वो सड़कें खुली होती हैं, जैसे मर्जी गुजर जाए। 15 मिनट के बाद तो पता नहीं डाकू कहाँ का कहाँ जो है वो पहुंच जाता होगा। फिर क्या हुआ बेटा? तो फिर वो लोग चले गए। तो उसके बाद पुलिस वगैरह आए थे। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। और मुझे तो उस टाइम अभी भी डर लग रहा है। तो ना उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कि मुझे तो उस टाइम पे कुछ होश भी नहीं था कि कोई भूख भी या प्यास भी किसी चीज़ का नाम है। तो मैं उस टाइम बहुत डर रही थी। उस टाइम इफ्तार का टाइम हुआ था, तो मैंने कुछ भी मुझसे खाया पिया कि मैं कब से वही सोच रही थी। 2-4 दिन तक मुझे रात को नींद बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि सारी रात में वही बात सोचती रही और मुझे बहुत डर लग रहा था और अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
देखें, बच्ची की बात तो ठीक है कि ये डाकू अगर किसी भी बड़े बंदे के ऊपर या किसी भी सरकारी अफसर के ऊपर या किसी भी बंदे के ऊपर जब गन तान लेता है तो बंदा जो है वो खुद ब खुद माऊफ हो जाता है, उसका जहन काम करना छोड़ देता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। लेकिन ये कमसिन बहादुर बच्ची जो है वो फिर भी उनके साथ जो है वो उसी बात पे लड़ती रही कि मेरी मामा को ना मारना, मुझे ना मारना, हमें गोली ना मारना। इसी कश्मोकश में जो है वो डाकू भी जाती बार इनसे तमाम का तमाम जो है वो सामान छीन कर ले गए। ताहाल जो है वो अभी मज़ीद उनकी फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर जो है वो दूसरी फैमिली से भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ मोहल्लेदार भी है और इस फैमिली के जो है वो बड़े और छोटे भी मौजूद हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक एनी शाहदीन भी मौजूद है जिनकी नज़रों के सामने जो है वो डकैती की वारदात हुई, और हम इनकी तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि डकैती की वारदात का आपने क्या सीन देखा। हाँ, मुझे थोड़ा सा बताएं कि रूटीन के मुताबिक आप अपनी बालकनी पे मौजूद थी और आप इंतज़ार कर रही थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आ रही है, फिर क्या हुआ? कोई 2:15 के बाद का टाइम था जिस टाइम मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और मुझे पता था कि बच्चियां उसी टाइम घर आती हैं, तो मैं देख ही रही थी कि किस टाइम कारिया और बच्चियां आती हैं। उसी टाइम बस ऐसे जैसे भाभी ने लाके गाड़ी खड़ी की है और वो डाकू अंदर घुसे। मुझे तो पहले कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे पार्सल पकड़ाने वाले या जिस तरह से कोई कुरियर वाला कोई बंदा जो इतने आराम से अंदर आ गया। जब वो अंदर की साइड पे आए ना तो बच्चियों के मुझे फिर थोड़ी चीखों की और शोर शराबे की आवाज़ आई। वो उस टाइम मैंने देखा कि वो किस तरह से पिस्तौल तान के तो धमका रहा था और बच्चियों को भी धमकाया उसने, और उनको मुझे गाड़ी पे भी मारने की आवाज़ आई। मैं जितनी देर में बस नीचे आई हूँ उतनी देर में यहाँ से भाग गए हुए थे। जैसे मैं ऊपर से भागती नीचे आई हूँ तो ये बाहर चीखें मार रही थी बच्चियाँ। मैंने दरवाज़ा खोला है तो बस वो बुरी हालत में तीनों को मैंने अंदर किया। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आपने डाकू देखे उनके हाथ में पिस्टल थे? जी, एक डाकू के हाथ में था। आपने क्या सोचा, बचाने के लिए सोचा या फिर 1-5 करने का सोचा? मेरे तो पास उस टाइम फ़ोन नहीं था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आई। मैं तो बस नीचे भागी कि मैं देखूं जाके या शोर मचाऊं क्या। शोर मचाती हुई मैं नीचे आई हूँ। फिर भाभी को आपने खौफजदा देखा, बच्चों को खौफजदा देखा? बहुत ज़्यादा बच्चियाँ तो 4 घंटे तक नहीं संभली, वो तो रोते जा रही थी, बहुत खौफज़दा थी। बच्चियों को तो दरवाज़ा नहीं मुझे पूरा दिन उन्होंने खोलने दिया, खौफ के मारे बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ एनी शाहदीन जो कि बता रही थी कि मैं ऑलरेडी बालकनी पे मौजूद थी और मैं टीचर का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही मैंने देखा कि 2 मुसल्लह अफराद जो है वो असला के ज़ोर पर हमारे घर के अंदर दाखिल हुए और नीचे से दाखिल होते ही शोर शराबा शुरू हो गया। मैं पहले यही समझी कि शायद कोई कोरियर जो है वो यहाँ पर कोई चीज़ देने के लिए, गिफ्ट वगैरह देने के लिए आया, लेकिन जब नीचे से बच्चियों ने शोर मचाने की बात की, जिस तरह से एक कमसिन बच्ची भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी, वो बता रही थी कि मेरे सर के ऊपर गन रख दी। ये दोनों डाकू ने जब घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो ऊपर से जो है वो खातून देख रही थी जो कि भाग के नीचे आई और आकर देखा तो बच्ची को जो है वो उन्होंने सर पे पिस्तौल रख कर यरगमाल बनाया हुआ था और पैसों का मुतालबा कर रहे थे। जिस तरह से जो है वो सलमा बीबी की बात करें जो कि इस केस की मुद्दइया हैं, इन्होंने जब अपनी गाड़ी खड़ी की और जैसे ही डाकू जो है वो उनको लूटने लगे तो इन्होंने जो है वो गाड़ी का शीशा भी ऊपर कर लिया और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। उन्होंने पहले दरवाज़ा काफ़ी खटखटाया कि दरवाज़ा खोल दें और हमें जो पैसे आपने लिए हैं वो दे दें, लेकिन इन्होंने जो है वो वेस्टर्न यूनियन से या दीगर बैंक से जो है वो कोई रकम नहीं निकलवाई थी क्योंकि उनका ID कार्ड जो था वो एक्सपायर हो चुका था। इनके पास खुद के जो है वो 70,000 रुपये से ज़ायद की रकम थी और महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन थे। तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब जो है वो इनकी डकैती की वारदात हुई, जिसका मुकदमा तो ताहाल जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे हाथ में ये FIR मौजूद है जो कि सलमा नाज शोहर अब्दुर्रहमान के नाम से जो है वो दर्ज है। 863/22 जो है इसका मुकदमा दर्ज किया गया है और 392 जो है वो इसका जुर्म लगाया गया है, जिसमें जो है वो मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा जो है वो दीगर माल जो गया था उसकी तफसील लिखी हुई है और बड़ा वाज़े जो है वो CCTV फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि 2 डाकू जो है वो असला के ज़ोर पर
घर के बिल्कुल करीब, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि डाकुओं ने आजकल ये शुरू किया हुआ है कि जब कोई पैसे लेकर निकलता है बैंक से या कोई रकम लेकर निकलता है तो उसका आहिस्ता आहिस्ता पीछा करते हैं। जैसे ही वो अपने घर की दहलीज के ऊपर खड़ा होकर गाड़ी से नीचे उतरता है और उतरने के लिए जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो डाकुओं को बड़ा खूबसूरत मौका जो है वो मिल जाता है और वहीं पे ये डकैती की वारदात करते हैं, क्योंकि डाकुओं को जो है वो गन पॉइंट पर गाड़ी पे जो सवार होता है या मोटरसाइकिल सवार होता है उसको नीचे नहीं उतारना पड़ता। ताहाल उनको इसी बात का जो है वो फ़ायदा मिल जाता है कि अपने घर के बाहर ही जो है डकैती की वारदात के फौरी तौर पर जो है वो वहाँ से खींचातानी करने के बाद चले जाते हैं। जिस तरह से ये मोहल्लेदार भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें तो मैं आपसे भी बात करूँगा, मेरे करीब आ जाएँ, चूँकि ये आपका साथ वाला घर है और इससे पहले आपके साथ भी वारदात हुई है, आपके पैरों में भी गोलियां चला के गए हैं, डाकू आपका भी घर लूट के ले गए। ये इकबाल टाउन का इलाका लाहौर में कहलाता है या कोई ये जंगल का कानून है, यहाँ पर डकैती की दिन ब दिन वारदात होती जा रही है? मैं समझता हूँ कि शहर लाहौर में जो है वो डकैती की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 300 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें की जा रही हैं। आप बतौर मोहल्लेदार हैं, आपने इधर गेट भी लगवाया था, LDA वाले आए हैं, वो गेट भी उतार के ले गए हैं, डाकुओं को जो है वो खुली छुट्टी दे दी गई है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि एक तो इकोनॉमिकल फैक्टर है यहाँ पे, जो है गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग इस तरह की वारदातें तो करेंगे। और सेकेंडली ये है कि चूँकि हमारी इंतज़ामिया जो है वो अपने दूसरे अफेयर्स में लगी रहती है, पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, लोग उधर लगे हैं, कोई असम्बली में, कभी मैचेस में पुलिस सारी उधर चली जाती है, तो जो आम लोगों की हिफाजत है या यहाँ पे जो काम करने हैं वो करती नहीं है, पुलिस के पास टाइम ही नहीं होता ऐसा। और सेकेंडली ये है कि जब वारदात कोई हो भी जाती है तो लोग पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो अदालत से सजा नहीं मिलती और इसलिए वो लोग आज़ाद फिरते हैं और मज़े से बात करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही है भाई साहब ने कि अगर डाकू पुलिस पकड़ना चाहती है तो पकड़े नहीं जाते, अगर किसी की हलाल की रकम होती है, जो बंदा पकड़ा जाता है उसको फिर अदालतें सजाएं नहीं देती, जो है वो वकला उनको छुड़वा के ले जाते हैं। फिर वो जब जेल जाते हैं तो जेल में जाकर वो समझ लो कि एक ट्रेनिंग पे होते हैं, बाहर जो है वो उनको डकैती का तरीकाकार मालूम नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जेलों के अंदर ये 2-2, 3-3 महीने जेल काट के आते हैं और ये पूरा गैंग एक जो है वो पकड़े, ये 2 लोग जाते हैं डकैती करते हुए, लेकिन जब ये बाहर आते हैं ये 10 लोग हो जाते हैं। फिर 10 लोग का मकसद ये है कि 2-2 करके ये वारदात करते हैं। लाहौर में तकरीबन 20 वारदातें हो जाती हैं। इसी तरह से जेल से जो है वो छूट के जो आते हैं, रिहा होके आते हैं, वो गैंग बहुत जल्दी और बड़ी तेज़ी से लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह से इकबाल टाउन, जौहर टाउन, नवाब टाउन के इलाका में भी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो पुलिस मुकाबले शुरू हो गए। रात गई भी जो है वो एक डॉल्फिन को फायर लगा और वो ज़ख्मी हालत में जो है वो हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो DIG ऑपरेशन, CCPO लाहौर, खासकर IG पंजाब को जो है वो बेहतर इकदाम करना होंगे ताकि डकैती की वारदातों में इजाफा जो है ना हो सके बल्कि कमी पेश आए। इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो डकैती की वारदातें रोज़ाना लाहौर में की जा रही हैं। फिर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये जेल से रिहा हो जाते हैं। आप लोगों के ब्लॉक्स में देखें तो गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर गेट लगे हुए थे उखाड़ के ले गए। बस यही तो ट्रेजेडी है ना कि जो लोग फैसले करते हैं ना ऊपर बैठ के, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता कि नीचे लोगों के साथ हो क्या रहा है। अब वो किसी को आई कि ये गेट लगे हुए, गेट एक साइड से तो खुला है ना, दूसरी साइड से रास्ता बंद है, लेकिन उन्होंने गेट, तब मैंने सुना था कि शायद कोई सीनियर यहाँ से कोई प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर गुजरा था कहीं किसी गली में इकबाल टाउन में, तो वहाँ पे मसला हुआ था, रास्ता नहीं मिला था, तो उन्होंने कहा सारे गेट तोड़ दो। लेकिन ये है कि बहरहाल ये मसले का हल तो है नहीं है। गेट लगा के हम लोग ने एक साइड पे चौकीदार बैठाया हुआ है, दूसरी साइड पे गेट लगा देते हैं, तो अगर लगा रहने दे तो उनकी मेहरबानी है। और दूसरा ये है कि अगर ये कोई पुलिस अपना गश्त बढ़ा दे एरिया में और कुछ सिंसियरली लोगों की हिफाजत के लिए कोई काम करे तो शायद कुछ बेहतर हो जाए सूरत हाल, वरना जो है वो तो है, वरना पहले तो हम लूट ही रहे हैं, फिर और भी लूटे जाएंगे। तो फिर इनका भी यही कहना था कि पुलिस को चाहिए कि अपना गश्त बढ़ा दें, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक के अंदर गेट होने चाहिए ताकि चोर डाकू जब किसी भी सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं तो जब वो देखते हैं दोनों तरफ से गेट हैं तो पहली तो बात है कि मोटरसाइकिल जो है वो अंदर नहीं आती। ज़्यादा जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है वो मोटरसाइकिल पे की जाती है, और जिन इलाकों में जिन गलियों में गेट लगे हैं वहाँ पे जो है वो तकरीबन 85% जो है वो डकैती की वारदात नहीं होती। ताहाल जो है वो गेट होने चाहिए ताकि इनकी सेफ्टी हो। फिर बात की जाए अगर
इस डकैती की वारदात की जिस हवाले से हम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं फिर एक बार जाऊँगा उन खातून की जानिब। आप मुझे बताएं, आपने जब डकैती की ये वारदात देखी, सारा कुछ हो गया, सीसीटीवी फुटेज बड़ी क्लियर आई है, आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने रब्ता किया? एसएचओ का काम था यहाँ पे मौके पे आना, एसएचओ अपनी ड्यूटी निभा के चला गया, उसने एफआईआर भी दे दी, जिस तरह से मैंने एफआईआर का मुकदमा नंबर भी बताया, जुर्म भी बताया। उसके बाद तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है। क्या आपके पास एसएचओ के अलावा इन्वेस्टिगेशन का कोई इंचार्ज या उनका कोई थानेदार आपके घर आया? जी वो बार बार जो है ना फ़ोन पे पूछ रहे थे। फोन पे और बात है, जिस तरह से जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की एक टीम होती है, वो घर आके तमाम पहलुओं को देखती है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। जिस तरह से गेट के ऊपर हाथ लगा के उसने गेट को बंद किया, उसके ऊपर भी उसके फिंगरप्रिंट होंगे, और जो उसका वो बाकायदा तौर पर इनकी एक वैन है जो कि फिंगरप्रिंट जो है वो यहाँ से कलेक्ट करने के लिए आती है। एसएचओ की टीम के अलावा कोई टीम यहाँ पर नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। जब 15 की कॉल की गई तो हर पुलिस ऑफिसर सिर्फ टेलीफोन पे जो है वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहा था। हेलो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितने लोग थे, उसका चेहरा क्या था, कौन सा रंग था, कौन से कपड़े थे? यहाँ पर कोई नहीं आया सवाई एसएचओ के। नहीं, 2-3 गाड़ियाँ आ गई थी, उनके पीछे पीछे ही आई थी, और 2 मेरे ख्याल में गाड़ियाँ काफ़ी टाइम तक रुकी भी रही। वो सारा हमसे उन्होंने पूछा कि किस तरह से हुआ, किस तरह के लोग थे, किस तरह का उनका हुलिया था। और उसके बाद एसएचओ साहब भी काफ़ी देर बैठे रहे, उन्होंने बैठ के सीसीटीवी फुटेज का वो इंतज़ार करते रहे, वो उन्होंने देखी, उसके बाद वो गए हैं। कितनी देर गुजर गई तकरीबन इस डकैती की वारदात को? हम लोगों ने फ़ोन ही, जब हमारे होश थोड़े सब नहीं, जब ये वारदात हो गई थी, जब ये डकैती की वारदात हो गई, इसको 24 घंटे गुजर चुके हैं। जी 24 घंटों के अंदर आपने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दी है, लेकिन तहाल अभी तक थाने से कोई खैर खबर नहीं आई कि आए जी आपका मुलजिम पकड़ा गया? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्या कहेंगी, पकड़ा जाना चाहिए था जिस तरह से सीसीटीवी आई थी? पकड़ा तो जाना चाहिए, तो हमें उम्मीद है शायद पकड़ा भी जाए। यकीन नहीं है, उम्मीद ही है? उम्मीद ही रखी हुई है अभी तो, लेकिन इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह जी पकड़ा जाएगा। और ये चोर डाकू जो सड़कों पे डकैती की वारदात करते हैं, कम सिन बच्चों के सरों पे पिस्तौल रखते हैं, वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे पैसे, जेवरात, दीगर चीज़ें छीन के ले जाते हैं, ऐसे डाकू जो होते हैं वो ज़्यादा देर सड़कों पे नहीं घूमते, उनको पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। ज़्यादातर जो है वो जब डकैती की ये वारदात करते हैं तो पब्लिक ही ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है, और पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि हमने जी इसको गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस मुकाबले के बाद बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया है। असल में जब ये डकैती की वारदात कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से, या गोली पिस्तौल में अड़ जाने की वजह से, या फिर कोई चुकन्ना जो है वो जिसके साथ वारदात करना चाहते हो, इनको जो है वो ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, तो ये लोग पकड़े जाते हैं और पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। पुलिस भी डाकुओं को गिरफ्तार करती है, लेकिन अभी तक तो ताहाल जो है वो इकबाल टाउन के इलाके में जो है वो सलमा के साथ जो डकैती की वारदात हुई थी, और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी बड़ी क्लियर जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस ने ताहाल अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस घर की जो मालका हैं उनके साथ मौजूद हूँ, जो कि इनकी ये बहुएं थी जिनके साथ डकैती की वारदात हुई थी, और मैं इस वक्त अम्मा जी के साथ मौजूद हूँ। अम्मा जी जो है वो बात करना चाहती थी, अपने जो है वो दिल की जो है वो गुबार निकालना चाहती थी कि डकैती की वारदातें क्यों नहीं थम रही। अम्मा जी थोड़ा सा बताएं, जो सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर वाक़या हुआ, फिर आपके घर में पहले भी चोरियाँ होती रहीं, जिस तरह से आपने बताया कि मोहल्ले में भी बहुत सारी चोरी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, डाकू कोई नहीं पकड़ा जाता, चोर कोई नहीं पकड़ा जाता, वारदातें रोज़ाना होती हैं, क्या कहेंगे? मैं ना जब से इस जहाँ आई हूँ इस इलाके में, तो पहले वारदातें नहीं थी। ये कितनी देर पहले की बात कर रही हैं?
ये पहले की 15-16 साल हो गए। उस वक्त डकैती की वारदात नहीं थी? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। उस वक्त के लोग जो है ना अपने दरवाजे खोल के भी चले जाते थे कहीं शादी ब्याह पे, और जो कि आराम भी घर में करते थे, दरवाजा खुला होता था, चोरी की डकैती की वारदात नहीं थी। खतरा ही नहीं था बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी, यहाँ इस मोहल्ले में कहीं भी कोई खतरा नहीं था हमें। हम दरवाज़ा खुले रखते थे, मैं खुद दरवाज़ा खोल कर कई दफ़ा बाहर जहाँ गराज में लेट जाते। पुराने लोग इसी तरह से नाजरीन होते थे कि जब 15-20 साल पुराना जो दौर था उस वक्त तो जहाँ कहीं शादी पर जाना होता था तो घरों के दरवाजे खुले होते थे, सिर्फ सामने किराएदार या मालिक मकान या कोई रिश्तेदार को कहा जाता था कि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ, वहाँ पर चोरी की वारदातें नहीं होती थी। लेकिन आजकल के दौर में तो जिस तरह से ये एक बड़ा फैमिली है इनके घर में, और डकैती की वारदात जो है वो दरवाजे के ऊपर ही हो गई है। पहले जिस तरह से आप बता रही हैं कि वारदात नहीं होती थी, वारदातें नहीं होती थी। लाहौर के अंदर ही बहुत सुकून था, हम लोग बच्चे बाहर खेलते थे, हम लोग अंदर आराम से रहते थे। इसके बाद कोई ऐसी हमें ख़तरा भी नहीं होता था, ना कि कुछ शक शुबा। अब ये पहले वारदात ऐसी हुई कि एकदम से हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले में बहुत बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। डकैत आए हैं, लूट कर चले गए हमारे। जी आप बड़े सियाने हैं, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। आप क्या समझते हैं जिस तरह से आपने बड़ा वक्त गुजारा है, आपने वो भी टाइम देखा है जब ये दरवाजे खुले होते थे, वारदात नहीं होती थी, अब ये दरवाजे बंद भी होते हैं, डकैती की वारदात हो जाती है। वारदात की वजह क्या क्यों नहीं? बहुत हद तक ये जो हम लोग हैं ना, जैसे कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हों, हम एक ही चीज़ है। हम कोई अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, हम अलग नहीं है। ये जो पार्टियां बाजियाँ और धड़ेबाजियाँ, लड़ाइयाँ झगड़े, उन्होंने कभी इस बात पे अंदाज़ा नहीं लगाया कि हमारी आवाम जहाँ से हमें पैसा मिलता है, जहाँ से हमारे ज़खायर हम इतने बना रहे हैं, हम पैसा इतना बना लिया, हमारी इतनी बड़ी हैं कोठियाँ बंगले, ये चीज़ें जो हैं हमने बनाया, हम उनका भी ख्याल करें जिनके ज़रिए से हम लोगों ने हम अमीर हो गए हैं और हम वहाँ के वहाँ ही हैं। और इनकी बात 100% दुरुस्त है कि उन हुक्मरान के हवाले से अम्मा जी कह रही थी कि जो आपस में लड़ रहे हैं उनको अपनी पब्लिक का भी ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से ये चोर डाकू वारदात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी और बेरोज़गारी का जो ये सिलसिला है। अगर ये रोज़गार होते तो डकैती की वारदात ना करते, ये पिस्तौल ना उठाते। अगर ये पढ़े लिखे होते, इनको शऊर होता कि हमने डकैती की वारदात अगर की तो इसका अंजाम क्या होगा। अम्मा जी भी यही कहना चाहती हैं कि पहले के वक्त में जो है वो डकैती और चोरी की वारदातें नहीं होती थी। ताहाल जो है अभी दरवाजे भी बंद हो तो डकैती की वारदात का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद जो है वो डकैती की वारदातें हो रही हैं। सिर्फ इनमें सलमा बीबी जो है वो मुतासरा नहीं है, इससे ज़्यादा लोग जो है वो मुतासरा हैं। जिस तरह से लोगों के साथ जो है वो वारदातें करोड़ों रुपए की जा रही हैं, तकरीबन अरबों रुपए की रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें की जा रही हैं। डाकू दिन ब दिन जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे हाउस रॉबरी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि इनको कोई फिक्र नहीं है। डॉल्फिन पुलिस को देखा जाए तो डॉल्फिन पुलिस जो है वो दरख्तों के साए थले जो है वो टेलीफोनिक बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और लोगों के घर लुट रहे हैं। जिस तरह से मुतलका पुलिस की गाड़ियां जो है वो थानों के बाहर खड़ी हैं, ड्राइवर अंदर सो रहे हैं, थानेदार जो है वो कंट्रोल रूम को 200 रुपए दे के वो भी गायब हैं, कंट्रोल रूम उनकी हाजिरियां लगाता फिर रहा है। इसी तरह से डीआईजी ऑपरेशन को, सीसीपी लाहौर को, खासकर आईजी पंजाब को, लाहौर पुलिस पर भी जो है वो पूरा ध्यान देना चाहिए कि लाहौर पुलिस की जो है वो मौजूदगी में इस तरह की डकैती की वारदातें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से मेरे साथ यहाँ मोहल्लेदार भी मौजूद थे, उनका भी कहना था गश्त का जो सिलसिला है उसको भी बढ़ाया जाए। ताहाल हम SHO की जानिब भी चलेंगे और थाना इकबाल टाउन के अंदर भी जो है वो वहाँ पे बात करेंगे। मज़ीद तफसीलात जो है वो SHO से भी जानेंगे। हम चलते हैं इस वक्त इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन की जानिब।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इस वक्त इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर SHO इकबाल टाउन मलिक निसार भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपने जवानों को क्राइम कंट्रोल करने के लिए ब्रीफिंग भी दी जा रही थी कि किस किस पॉइंट पर जो है वो डकैती की अगर वारदात होती है तो वहाँ पर कौन कौन से मुहाफ़िज़ जो है वो तैनात किए जाएंगे। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी में है, जो कि बाहर नाकाबंदी करेंगे और चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब भी होंगे। मलिक निसार साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से गुलशन जो है वो पार्क के करीब एक वारदात हुई थी जो है वो 125 नंबर घर के बाहर, उस हवाले से बात करेंगे। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक डकैती की वारदात हुई थी सलमा बीबी के साथ, उस हवाले से बताएं कि कहाँ तक पुलिस ने अपना काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। सलमा बीबी गई हैं पहले अपने घर से निकलकर बैंक यूनियन बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन यूनियन बैंक जो था उस दिन बंद था, वो उस वजह से पैसे तो ना निकलवा सके, लेकिन जो इनका पीछा करने वाले थे उन्होंने समझा कि शायद पैसे ले लिए। उन्होंने जैसे ये घर के बाहर, अपने घर के बाहर गुलशन इकबाल 125 नंबर इनका घर है, उधर गई हैं, गेट खोला है, गाड़ी अंदर खड़ी कर रही थी तो ये मोटरसाइकिल पर 2 जवान चले गए हैं उधर। ये जो एक ने पिस्टल निकाला है और गैराज के अंदर दाखिल हो गए, इनका पर्स उन्होंने ले लिया। वो मूवी उसकी हमारे पास आ गई है, इंशाल्लाह ताला जल्द 1-2 दिनों में ही इंशाल्लाह हम ये डाकू पकड़ के। मलिक साहब आपने बड़े बड़े डाकू गिरफ्तार किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं कि पहले डकैती की वारदात सड़कों पे होती थी, अब डाकुओं ने अपना तरीकाकार तब्दील कर लिया है। पहले पीछा करते हैं मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, जैसे ही वो घर के पास पहुंच जाती हैं वहां जाके ये वारदात करते हैं। इसका क्या ये नया इन्होंने तरीका निकाला है कि घर के बाहर वारदात करते हैं? ये जो बैंकों के बाहर फिरते हैं वारदात करने वाले, वो ऐसा करते हैं, वो घर नहीं जाते पीछे, वो पीछा इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हमारी इजीली वारदात हो जाए, वो ऐसे है। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ SHO इकबाल टाउन मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मलिक निसार साहब आपका। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डकैती की वारदात हुई थी, जिस तरह से SHO साहब ने बताया कि फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है, मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर वालों की भी आपने बात सुनी, जिनका कहना था कि 2 डाकू जो है वो घर के करीब आए और असला तान कर मुझसे मेरा पर्स ले गए, जिसमें 70,000 रुपये नकदी थी और मोबाइल फ़ोन थे। ताहाल जो है वो SHO की जानिब से जो है वो टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, मुलजमान को जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और SHO साहब का कहना था कि फुटेज जो है वो देख ली गई है, आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, मैक्सिमम 2 से 3 रोज़ में जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आइंदा के प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।